अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो हमारा आज का टॉपिक है इट इज पैंक्रियाटाइटिस। सबसे पहले हम देखेंगे ये पैंक्रियाटाइटिस क्या है। अगर हम डेफिनेशन की तरफ देखेंगे, इट इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियास। ठीक है, जो एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में यूजुअली विच इज लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक। ठीक है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए बिकॉज ऑफ एनी कॉज, देयर आर नंबर ऑफ कॉजेज फॉर दैट जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाएगी तो उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस। यूजुअली ये जो पैंक्रियास होता है इट्स एन ऑर्गन लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक एंड इसका फंक्शन जो होता है इट प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड अ नंबर ऑफ हार्मोन्स। ठीक है, अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेंक्रियाज की बात करेंगे तो वहाँ पे हमें मेनली दो चीज़ें दिखाई देंगी। जो मेजॉरिटी ऑफ द पेंक्रियाटिक मास है वहाँ पे हमें एसिनाई मिलेंगे विच आर लाइक लोब्यूल्स एंड कनेक्टेड विद द डक्ट्स एंड दे रिलीज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनटू द डक्ट्स, या हम बोलेंगे वो जो पेंक्रियाटिक एंजाइम्स है दे रिलीज दोज एंजाइम्स इनटू द पेंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, दीज एसिनाई आर मेड अप ऑफ एसिनर सेल्स विच एक्चुअली secrete these pancreatic enzymes into pancreatic duct. And these acinar cells are concerned with the exocrine function of pancreas. Another will be islets of Langerhans, ठीक है, जहाँ पे which are concerned with the endocrine function of pancreas। जो कि islets of Langerhans का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे वहाँ पे different cells होते हैं, अल्फा सेल्स है, बीटा सेल्स है, डेल्टा सेल्स है। they secrete number of hormones। ठीक है, they secrete number of hormones into the blood vessels। ठीक है, तो that portion, that islets of Langerhans, that is concerned with the endocrine function। अगर हम फंक्शन ऑफ पैंक्रियास की बात करेंगे तो मेनली टू टाइप्स ऑफ फंक्शन इज देयर। वन इज एंडोक्राइन फंक्शन एंड अनदर इज एक्सोक्राइन फंक्शन। आपको पता होगा, आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि दिस पैंक्रियास acts as both an endocrine as well as exocrine। सो हम देखेंगे एंडोक्राइन में क्या है, एक्सोक्राइन में क्या है। अगर हम एंडोक्राइन पार्ट देखेंगे तो वहां पे जो मेनली जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहन होते हैं विच इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ पैंक्रियास। स्मॉल पोर्शन, मेन पोर्शन जो होता है दैट इज द एसिनाई, दैट इज द एसिनर सेल्स which constitute the main part of the pancreas। तो अगर हम ये जो islets of Langerhans देखेंगे तो इसमें usually 3 types of cells होते हैं, that is alpha cells, beta cells and delta cells mainly। तो इनका क्या function होता है? These first if we will talk about beta cells, these beta cells secrete insulin। ठीक है, जब भी हमारी बॉडी में हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज होता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होती है तो बीटा सेल्स सिक्रीट इंसुलिन। उसकी वजह से क्या होता है कि दे स्टोर दिस हायर ग्लूकोज लेवल इनटू द लिवर। ठीक है, एज ग्लाइकोजन। सेकेंड थिंग इज अल्फा सेल्स। अब अगर कम होगा, ठीक है, अब अगर कम होगा तो एट दैट टाइम दीज अल्फा सेल्स रिलीज ग्लूकागॉन। ठीक है, जो हमने स्टोर किया होता है लिवर में, जो हमने स्टोर किया होता है ग्लाइकोजन, ठीक है, ये उस ग्लाइकोजन को ब्रेक डाउन करता है वापस इनटू द ग्लूकोज सो दैट कि नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल मेंटेन रहे। एंड वी हैव अनदर सेल दैट इज डेल्टा सेल्स जो कि और एक हार्मोन रिलीज करते हैं विच इज नोन एज सोमैटोस्टैटिन। सोमैटोस्टैटिन यूजुअली तब काम आता है व्हेन देयर इज वी विल से हाइपर एक्सक्रीशन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल्स। जब इनकी हाइपर एक्सक्रीशन हो तो एट दैट टाइम सोमैटोस्टैटिन काम जो सोमैटोस्टैटिन हार्मोन होता है ये दोनों अल्फा सेल्स एंड बीटा सेल्स के रिलीज को सप्रेस करता है। ठीक है, अगर हम एक्सोक्राइन फंक्शन की बात करेंगे तो वी हैव द एसिनाई। ठीक है, जो कि एक लोब्यूल्स टाइप होते हैं मेड अप ऑफ दोस एसिनर सेल्स। ठीक है, जिनके पास डक्ट सिस्टम होता है, फिर वो कनेक्ट होते हैं विद द मेन हम बोलेंगे विद द पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो इनका फंक्शन क्या होता है? दे रिलीज अ नंबर ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। ठीक है, कौन कौन से डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर हम देखेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं दैट दीज एसिनाई रिलीज या दीज एसिनर सेल्स रिलीज zymogens, दैट मींस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम्स। ठीक, तो कौन से एंजाइम्स ये रिलीज करते हैं? दे रिलीज प्रोटीएसेस। ठीक है, जिनका फंक्शन होता है फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन्स या फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, देयर इज लाइपेसेस फॉर द लिपिड। ठीक है, देयर इज एमाइलेसिस फॉर द कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो ये सारे, लेकिन ये जो प्रोटीएसेस, लाइपेसेस या एमाइलेसिस होते हैं ये सारे इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, zymogens होते हैं। तो जब ये फ्रॉम पैंक्रियाज में ही ये एक्टिवेट नहीं होते हैं। ठीक है, अगर पैंक्रियाज में ही ये एक्टिवेट हो गए तो दे कैन समटाइम्स ऑटो डाइजेस्ट द पैंक्रियाज। ये अपने ही पैंक्रियाटिक टिश्यू को डाइजेस्ट करने बैठेंगे, दैट में लीड टू द पैंक्रियाटाइटिस, जो कि हम पैथोफिजियोलॉजी में भी देखेंगे। लेकिन अगर हम नॉर्मली बात करेंगे, ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं दे आर ड्रेन्ड
into the duodenum, ठीक है, they are drained into the duodenum, जो through the duct system they are drained into the duodenum। वहां पे क्या होता है कि अगर आपको पता होगा कि वहां पे और एक एंजाइम होता है that is enterokinase। तो with the help of that enterokinase these enzymes are we will say activated, ठीक है, ये जो pro enzymes होते हैं they are activated into their active forms, ठीक है। तो एट दैट टाइम उसके बाद फिर ये अपना एक्शन करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटीएसेस दे आर फॉर प्रोटीन्स, दे आर फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, दे आर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन्स, दे आर लाइपेसेस आर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ लिपिड्स, एमाइलेसेस आर फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। दैट मींस यहां पे आपको सिंपली एक चीज याद रखनी है कि ये जो प्रो एंजाइम्स होते हैं या ये जो zymogens होते हैं ये पैंक्रियाज में इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं when they are released into the duodenum, ठीक है, with the help of enterokinase they are activated, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाते हैं। अगर हम एटियोलॉजी की बात करेंगे तो जो मेजॉरिटी ऑफ द कॉजेज है 80% ऑफ द कॉजेज जो है वो दो ही है, दैट इज गॉल स्टोन्स एंड अल्कोहल, ठीक है। तो 80% ऑफ केसेस आर बिकॉज ऑफ गॉल स्टोन्स और आइदर बाय अल्कोहल, ठीक है। बाकी रेस्ट केसेस जो भी है वो हम देखेंगे आगे। पहले हम जो पहला मेन कॉज है दैट इज गॉल स्टोन्स, ठीक है। अब गॉल स्टोन्स की वजह से क्या होता है, दीज गॉल स्टोन्स, जैसा हमने पहले ही मैंने आपको समझाया कि वो जो कंडक्टिव सिस्टम है, वो जो डक्ट सिस्टम है, ठीक है, कहां से वो कैसे वो गॉल ब्लैडर के साथ कनेक्टेड होता है। अब बाय एनी चांस अगर गॉल स्टोन्स ने इस पैंक्रियाटिक डक्ट जो है, ठीक है, वहां पे ब्लॉकेज कर ली, ठीक है, गॉल स्टोन्स वहां से गॉल ब्लैडर से निकल के दिस पैंक्रियाटिक डक्ट को ब्लॉक कर देगी, ठीक है। उससे क्या हो जाएगा, ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस जो पैंक्रियाटिक डक्ट से आते थे टुवर्ड्स द ड्यूडेनम, ठीक है, वो सारे ब्लॉक हो जाएंगे। दीज पैंक्रियाटिक जूसेस विल बैक अप, ठीक है। उससे क्या हो, that will alter the normal excretion of enzymes, that means वो जो excretion of enzymes from the pancreas होता था अब वो नहीं होगा because of the blockage, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से अंदर जो पैंक्रियाज का प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा, डक्ट्स में जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जाएगा एंड दैट में कॉज अ डिस्टेंशन ऑफ द डक्ट्स, ठीक है। अब जब आगे जो ये एंजाइम्स है वो आगे एक्सक्रीट हो ही नहीं रहे, वो आगे जा ही नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज, तो समटाइम्स ये जो zymogens है, ये जो इनएक्टिव एंजाइम्स है, दे में फ्यूज विद द लाइसोसोम्स, ठीक है। जो अपने सेल्स में लाइसोसोम्स होते हैं दे कैन फ्यूज विद देम, ठीक है, बिकॉज वो कंटिन्यूअसली वहीं पे ही रह रहे हैं, वो आगे एक्सक्रीट ही नहीं हो रहे, तो दे में फ्यूज विद दीज लाइसोसोम्स एंड लाइसोसोम्स हैव द एबिलिटी टू एक्टिवेट देम, ठीक है। लाइसोसोम्स कैन एक्टिवेट दीज zymogens into their activated state, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ इट इज chymotrypsinogen, it can be activated into chymotrypsin, ठीक है, और if it is trypsinogen it can be activated into the trypsin। that means simply ये जो lysosomes होते हैं they have the ability to activate these proenzymes, those हम बोलेंगे inactive enzymes। and once, चूंकि मैंने पहले ही आपको बोला कि ये जो एक्टिवेशन होता है इट यूजुअली ऑकर्स इन द ड्यूडेनम, ठीक है। अब चूंकि ब्लॉकेज है और एक्टिवेशन कहां पे हो रही है बिकॉज ऑफ द लाइसोसोम्स, ठीक है, वो कहां पे हो रही है, पैंक्रियाज में ही हो रही है। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, देयर विल बी ऑटोडाइजेशन ऑफ पैंक्रियाज, ठीक है। ये जो अपने ही एंजाइम्स है पैंक्रियाज के, ये खुद ही दे विल स्टार्ट डाइजेस्टिंग द पैंक्रियाज, ठीक है, दे विल स्टार्ट ऑटो डाइजेस्टिंग द पैंक्रियाज। ये पैंक्रियाज को ही वहां पे नुकसान पहुंचाएंगे, उसी को इंजोर करेंगे, वहां के टिश्यू को इंजोर करेंगे, अपने ही जो पैंक्रियाज का टिश्यू है उसी को इंजोर करेंगे, विच में लीड टू द पैंक्रियाटाइटिस, हम बोलेंगे एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। जो इसका दूसरा मेन कॉज है दैट इज अल्कोहल। अब अल्कोहल की वजह से क्या होता है, देखिए सिंपल, इसका रीजन क्वाइट सिमिलर टू जो गॉल स्टोन्स है उसी के जैसा ही है। तो अगर हम देखेंगे ये जो अल्कोहल की वजह से क्या होता है, दिस अल्कोहल इंक्रीजेस zymogen सिक्रीशन, ठीक है। दैट मींस वो जो इनएक्टिव एंजाइम्स होते हैं उनकी सिक्रीशन अल्कोहल की वजह से ज्यादा, हम बोलेंगे इट स्टिमुलेट्स एक्सटर्नल सेल्स टू इंक्रीज द सिंथेसिस और इंक्रीज द सिक्रीशन ऑफ दीज zymogens, ठीक है। एंड साथ साथ में क्या करता है, इट डिक्रीजेस फ्लूइड एंड बाइकार्बोनेट इन द डक्टल एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। एक तरफ से ये जो zymogens है, इनएक्टिव एंजाइम्स है, उनका सिक्रीशन इंक्रीज करा रहा है अल्कोहल, एंड दूसरी तरफ से वो वहां पे जो फ्लूइड है डक्टल एपिथेलियल सेल्स में जो फ्लूइड है और बाइकार्बोनेट है उसको डिक्रीज कराता है, ठीक है। अगर यहां से सिक्रीशंस ऑफ दिस zymogens इंक्रीज हो जाएंगे, फ्लूइड वहां से डिक्रीज हो जाएगा, दैट मींस वो जो ये जो पैंक्रियाटिक जूसेस थे, ठीक है, वो थिक हो जाएंगे बिकॉज उनमें फ्लूइड अब कम है, ठीक है, zymogens की सिक्रीशन ज्यादा है, दैट मींस देयर विल बी थिकनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक जूसेस एंड ये इतना थिक बन जाता है कि इट में समटाइम्स फॉर्म ए प्लग
into the ductus, ठीक है, it may form a kind of plug into the ductus. या हम सिंपली बोलेंगे कि ये जो थिकनेड पैंक्रियाटिक जूस होगा इट में ब्लॉक द डक्टस, ठीक है। अगर ये ब्लॉक करेगा डक्टस को, उसके बाद आपको पता है जैसे मैंने आपको इसमें पढ़ाया कि लाइक अगर गॉल स्टोन्स होंगे जब वो ब्लॉक करेंगे वहां से लेकर फिर वो सेम प्रोसेस फिर से वही स्टार्ट होगा कि लाइक वो जो पैंक्रियाटिक जूसेस है वो बैकअप करेंगे, अल्टीमेटली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, दे में लाइक वहां पे वो लाइसोसोम्स के साथ अगर वो मिल जाएंगे तो they will be activated, ठीक है, they will be activated and ultimately causing autodigestion and which may result in pancreatitis, ठीक है। वो मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा है। यहाँ पे आप सिंपली यही याद रखोगे कि इंक्रीज इन zymogen secretions and decrease in fluoride bicarbonate, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से थिकनिंग ऑफ पैंक्रियाटिक जूस होगा which may form a plug or we will say that they may block the ductus, ठीक है, बिकॉज वो बहुत ज्यादा थिक होते हैं, उसकी वजह से डक्टस ब्लॉक हो सकते हैं। अल्टीमेटली फिर वहां से ब्लॉकेज जब होगा वहां से आपको पता है कि कैसे क्या चीजें होती है, कैसे ऑटोडाइजेशन स्टार्ट होती है। अदर कॉजेज में इंक्लूड लाइक ट्रॉमा, ठीक है। ट्रॉमा में क्या होता है कि वहां पे जो zymogens है उनका जो उनका रिलीज इंक्रीज हो जाता है इनटू दिस डक्ट सिस्टम एंड दे गेट एक्टिवेटेड इजीली बिकॉज ऑफ द ट्रॉमा, ठीक है। उसकी वजह से वो इजीली एक्टिवेट हो सकते हैं। अनदर इज हाइपरट्राइग्लिसरीडीमिया, ठीक है। अगर हायर ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होंगे, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो फैट होगा या वो जो ट्राइग्लिसराइड लेवल्स होंगे या ट्राइग्लिसराइड होगा, ठीक है, that can block small blood vessels of the pancreas, ठीक है। वो जो छोटे छोटे small blood vessels होते हैं वो उनको ब्लॉक कर सकते हैं, उनका वहां पे वो डिपोजिशन हो सकता है। अल्टीमेटली दे में लाइक alter the blood supply to the pancreas causing ischemia, ठीक है, causing we will say tissue injury, ultimately necrosis, उसकी वजह से भी pancreatitis हो सकता है। अनदर इज स्टीरॉइड्स, अगर कोई इंसान स्टीरॉइड्स लेता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो थिक सिक्रीशन, जो कि मैंने ऑलरेडी बताया कि कैसे वो थिक सिक्रीशंस बनते हैं, these steroids may increase those thick secretions, ठीक है, ultimately causing the blockage and resulting in pancreatitis। अगर किसी को मम्प्स की वजह से इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, दिस मम्प्स क्या, इसमें ये जो मम्प्स इन्फेक्शन होता है इसमें एबिलिटी होती है कि ये डायरेक्टली डिस्ट्रॉय कर सकता है एक्सटर्नल सेल्स को एंड साथ साथ में ये zymogens का रिलीज जो है वो भी बढ़ाता है एंड इट कैन डायरेक्टली बट इट कैन आल्सो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द एक्सटर्नल सेल्स इफ वी आर इन्फेक्टेड विद मम्प्स। Another is very rare scorpion bites, अगर स्कॉर्पियन हमें कभी डस ले, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, ये जो स्कॉर्पियन बाइट होता है इसमें ये क्या करता है, ये एक टॉक्सिन रिलीज करता है इनटू द ब्लड व्हिच कैन डिस्ट्रॉय द एक्सटर्नल सेल्स, व्हिच कैन वी विल से डिस्ट्रॉय द पैंक्रियाटिक मास और पैंक्रियाटिक टिश्यू। Another is ऑटो इम्यून कंडीशन, अगर कोई ऑटो इम्यून कंडीशन है जिसमें क्या होगा कि डायरेक्टली कोई एंटीबॉडी डायरेक्टली डिस्ट्रॉय करेगी इन एक्सटर्नल सेल्स को, या हम बोलेंगे पैंक्रियाटिक टिश्यू को डायरेक्टली वो डिस्ट्रॉय करेगी कोई भी ऑटो इम्यून कंडीशन। It may also cause because of ARCP which is endoscopic retrograde cholecystectomy, ठीक है, जो हम फॉर द डायग्नोसिस पर्पस एज वेल एज फॉर द ट्रीटमेंट पर्पस भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसकी वजह से कभी क्या हो सकता है कि पैंक्रियाज में इंजरी हो सकती है ड्यूरिंग द प्रोसीजर, उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, ठीक है। अनदर इज हाइपरकैल्सीमिया, ठीक है, अगर इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल होगी तो दैट दे कैन एक्टिवेट zymogens, ठीक है, दे कैन समटाइम्स एक्टिवेट zymogens which may lead to autodigestion of pancreas, ultimately causing pancreatitis, and certain type of drugs can also induce pancreatitis, ठीक है। अब इसके बहुत सारे causes हैं, तो ये कैसे हम याद रखेंगे थ्रू ए निमोनिक, हम इनको याद रखेंगे I get smashed, ठीक है। Where I stands for idiopathic, there are number of causes जो कि हमें नहीं पता है कि कैसे उनकी वजह से pancreatitis हो सकता है। Second G will stand for gallstones, E will stand for ethanol or alcohol, T stands for trauma, S stands for steroids, M stands for mumps, A stands for autoimmune, S stands for scorpion bite, H stands for hyperlipidemia or hypercalcemia, ठीक है, E stands for ARCP and D stands for drugs. So this is a mnemonic where you can easily remember the etiology or we'll say causes of the pancreatitis. अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करेंगे तो जो ये जितने भी मैंने एटियोलॉजी में आपको फैक्टर्स पढ़ाए, जितने भी कॉजेस पढ़ाए, अगर हम जनरल में देखेंगे, वैसे मैंने आपको अलग अलग से बता दिया कि किसकी वजह से क्या होता है। अगर हम इन जनरल देखेंगे तो हम बोलेंगे दीज एटियोलॉजिकल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है
कि obstruction to secretory pancreatic duct, because 80% ऑफ द केसेस जो है वो बिकॉज ऑफ गॉल स्टोन्स या तो बिकॉज ऑफ अल्कोहल है, ठीक है। तो मेनली क्या होता है उन दोनों की वजह से, देयर इज obstruction to secretory pancreatic duct, either it is gallstone or there is thick pancreatic juice because of alcohol, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पहले ही पढ़ाया मैंने आपको कि प्रेशर विद इन द पेंक्रियास वो बढ़ जाता है, ठीक है। डिस्टेंशन ऑफ पेंक्रियाटिक डक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है, उनकी डिस्टेंशन हो जाएगी एंड प्रेशर बढ़ने की वजह से वहां पे जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है उन पे भी प्रेशर आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि देयर विल बी लेस ब्लड सप्लाई टू द पेंक्रियास, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, जब ये सारा फ्लूइड पेंक्रियाटिक जूस सारा बैकअप हो जाता है, मैंने आपको बताया कि समटाइम्स दे में वो वहां पे जो लाइसोसोम्स हैं उनके साथ मिल जाते हैं एंड दीज लाइसोसोम्स कैन समटाइम्स एक्टिवेट दीज pro-enzymes, they can activate these pancreatic enzymes because वो inactive form में होते हैं into the pancreas and these lysosomes have a capability to activate them. एंड उसके बाद क्या उसी से क्या होता है कि देयर इज प्रीमैच्योर एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स इन पैंक्रियास, जो कि कहां पे होना चाहिए इनका एक्टिवेशन, यूजुअली ड्यूडेनम में, बट ये यहीं पे एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, अगर ये पहले ही एक्टिवेट हो जाएंगे तो देयर विल बी ऑटोडाइजेशन ऑफ पैंक्रियाटिक सेल्स, ठीक है। दैट मींस वी विल से सिंपली देयर विल बी पैंक्रियाटिक डैमेज टू द पैंक्रियाटिक टिश्यू, ठीक है। देयर विल बी डैमेज टू द पैंक्रियाटिक टिश्यू। सो whenever there is damage to any tissue, there obviously there will be inflammatory response, ठीक है। a lot of cytokines, a lot of WBCs will come there, ठीक है। they will produce as inflammatory response, ठीक है, which will ultimately lead to the inflammation of this pancreatitis, ठीक है। तो उसकी वजह से पैंक्रियाटाइटिस हमें बाहर हमें एज ए ये जो कंडीशन है ये एज ए पैंक्रियाटाइटिस नजर आएगी, एज ए इन्फ्लेमेशन ऑफ पैंक्रियास आ जाएगी, ठीक है। अब अगर ये जो पैंक्रियाटाइटिस है अगर ये रिपीटेडली हो रहा है एक इंसान में, मीन्स इफ देयर आर रिपीटेड बाउट्स ऑफ पैंक्रियाटाइटिस इन विच देयर इज इरिवर्सिबल डिस्ट्रक्शन, दैट मीन्स वो जो डैमेज कर रहा है पैंक्रियाटाइटिस वो इरिवर्सिबल होगा, उसको हम फिर वापस चेंज नहीं कर सकते, उसको हम ठीक नहीं कर सकते उस पैंक्रियाटिक टिश्यू को, ठीक है। एंड अगर ये रिपीटेडली ये पैंक्रियाटाइटिस हो रहा है, रिपीटेड बाउट्स ऑफ पैंक्रियाटाइटिस हो रहे हैं एक इंसान में, तो एट दैट टाइम इट मे रिजल्ट इन क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस। एंड ये जो क्रॉनिक पैंक्रियाटाइटिस होता है ये प्रोग्रेसिव होता है, ठीक है। इट ऑकर्स बिकॉज ऑफ द रिपीटेड बाउट्स ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रोग्रेसिव फाइब्रोसिस एंड कैल्सिफिकेशन ऑफ द पैंक्रियाज। दैट मीन्स वो जो नॉर्मल टिश्यू होता है वो फाइब्रोटिक टिश्यू से रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। एंड लेटर द पैंक्रियाज एनलार्जेस एंड बिकम हार्ड, ठीक है। ये जो पैंक्रियाज है इसका टोटली जो स्ट्रक्चर है वो टोटली चेंज हो जाता है, वो एनलार्जड होता है, हार्ड बन जाता है एंड देयर मे बी लॉस ऑफ बोथ एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन फंक्शन। अब अगर हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे तो जो इसमें सबसे पहला सिम्टम आता है दैट इज एपिगैस्ट्रिक पेन, ठीक है। बिकॉज इन्फ्लेमेशन है तो ऑब्वियसली देयर विल बी epigastric pain because this pancreas lies in the epigastric region, ठीक है। तो पेन का नेचर कैसा होगा, तो वो कांस्टेंट पेन होगी रेडिएटिंग टू बैक। यूजुअली अगर हम पेप्टिक अल्सर की बात करेंगे वहां पे भी एपिगैस्ट्रिक पेन होती है रेडिएटिंग टू बैक, ठीक है। बट उसमें उस पेन और इस पेन को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, जो पेप्टिक अल्सर में पेन होती है वो यूजुअली डिपेंडेंट होती है ऑन द मील्स, कि व्हेन वी विल टेक मील्स उस पे वो डिपेंडेंट होती है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट पेन है, आप मील्स लो या ना लो वहां पे पेन कंटिन्यूअसली हम बोलेंगे कांस्टेंट पेन रहेगी, ठीक है। एंड अगर कोई पेशेंट स्पाइन पोजीशन में आ जाएगा उसकी वजह से वहां पे स्ट्रेच आ जाएगा वहां के टिश्यू का, ठीक है। एपिगैस्ट्रिक रीजन में वहां पे स्ट्रेच आ जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, उससे जो पेन है वो वर्स हो सकती है, वो इंक्रीज हो सकती है। एंड अगर वो आगे की तरफ मतलब ही विल बेंड फॉरवर्ड, ठीक है, तो मे बी उसकी वजह से पेन जो है वो वर्स नहीं होगी। तो आपको याद रखना है कि जब एक पेशेंट स्पाइन पोजीशन में होगा तो एट दैट टाइम पेन इंक्रीज हो सकती है। अब अनदर सिम्टम इज एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ठीक है। अब अगर ये जो इन्फ्लेमेशन हो रही है पेंक्रियाज में, अगर ये इन्फ्लेमेशन नियर बाय स्ट्रक्चर्स को भी मतलब इफ इट इरिटेट्स द नियर बाय स्ट्रक्चर्स, ठीक है, वहां पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, ठीक है। या इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इट मे कंप्रेस द नियर बाय स्ट्रक्चर्स, ठीक। अगर इस इन्फ्लेमेशन की वजह से इफ इट कंप्रेसेस द ड्यूडेनम, ठीक है, ड्यूडेनम पोर्शन और द गैस्ट्रिक आउटलेट, ठीक है, दैट मींस उससे क्या हो जाएगा, जो जितना भी फूड होगा, ठीक है, वो सारा वहीं पे रह जाएगा। बिकॉज इन पे कंप्रेस आ जाएगा, ड्यूडेनम पे कंप्रेशन आ जाएगा या गैस्ट्रिक आउटलेट पे कंप्रेशन आ जाएगा, दैट मींस मूवमेंट ऑफ द फूड उसमें मुश्किल होगा, ठीक है। मूवमेंट ऑफ फूड इजीली नहीं होगा, उसकी वजह से क्या हो सकता है, हमें बाहर एब्डोमिनल डिस्टेंशन नजर आ जाएगा। एंड
अगर ये एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज कंप्रेशन ऑन द गैस्ट्रिक आउटलेट, दैट मींस गैस्ट्रिक कंटेंट्स बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन कॉज्ड बाय द इन्फ्लेमेशन ऑफ नियर बाय स्ट्रक्चर, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से नॉशिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है। या फॉर एग्जांपल अगर ये कंप्रेशन ड्यूडेनम पे भी है तो दैट मींस कंटेंट्स जब आगे जाएंगे ही नहीं तो उसकी वजह से नॉशिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है, ठीक। अनदर सिम्टम इज डिक्रीजेस बाउल साउंड्स, ठीक है। अब अगर ये इन्फ्लेमेशन फॉर एग्जांपल इफ इट विल इम्पैक्ट द स्मॉल इंटेस्टाइनस, ठीक है, अगर स्मॉल इंटेस्टाइनस इसमें इस इन्फ्लेमेशन में आ गए, उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिक्रीज्ड मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनस, ठीक है। मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी व्हेन देयर विल बी इन्फ्लेमेशन टू द स्मॉल इंटेस्टाइनस, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी डिस्ट्रक्शन टू द टिश्यू। अल्टीमेटली जो मोटिलिटी है, मोटिलिटी में फर्क आएगा, ठीक है। देयर विल बी डिक्रीज इन द मोटिलिटी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइनस। तो हमें जो बाउल साउंड्स जो हम ऑस्कल्टेशन के टाइम पे सुनते हैं वो भी हमें डिक्रीज्ड सुनाई देंगे, हमें उनकी इंटेंसिटी भी कम सुनाई देगी या हमें बहुत कम वो सुनाई देंगे बाउल साउंड्स। Another is jaundice. जॉन्डिस भी हो सकता है, लाइक अगर गॉल स्टोन्स होंगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज गॉल स्टोन्स, उसकी वजह से जो ब्लॉकेज होगा, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, वो जो बाइल होगा वो आगे जा ही नहीं पाएगा। अल्टीमेटली दिस बाइल विल बिल्ड अप इन द लिवर, ठीक है। अगर ये लिवर से बाहर नहीं जा पा रहा है तो देयर मे बी लिवर इंजरी, ठीक है, उसकी वजह से लिवर इंजरी हो सकती है। या हम कह सकते हैं कि देयर विल बी मोर कंसंट्रेशन ऑफ बिलिरुबिन इन द ब्लड, ठीक है, क्योंकि वो जो लिवर है वो आगे बाइल को भेज ही नहीं पाता है, ठीक है, लाइक वो आगे भेजता था, गॉल ब्लैडर इसको स्टोर करता था, बट अब चूंकि ओबस्ट्रक्शन है तो वो सारा हम बोलेंगे ये जो इसका एक्सक्रीशन था या ये जो इसका प्रोसेस था आगे जाने का इनटू द इंटेस्टाइनस, वो सारा रुक जाता है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से लिवर इंजरी हो सकती है। एंड डायग्नोसिस में हम और वहीं पे एक चीज देखते हैं, जब हम फॉर एग्जांपल जब हम एलएफटी करते हैं, वहां पे जब भी लिवर इंजरी होती है, वी नो देयर इज इंक्रीज ऑफ सम एंजाइम्स लाइक एएसटी एंड एएलटी, दीज एंजाइम्स विल बी इंक्रीज्ड, देयर हम बोलेंगे दे विल बी एलिवेटेड व्हेनेवर देयर इज लिवर इंजरी। सो in case of pancreatitis we may go for this LFT liver function test, and अगर वहां पे increased AST या ALT है, that means वहां पे liver injury हुई है। So there can be the jaundice. Another is there can be hypotension and increased heart rate, ठीक है। हाइपोटेंशन एंड इंक्रीज्ड हार्ट रेट कैसे होता है, लाइक व्हेन देयर इज इंजरी टू द पैंक्रियाटिक टिश्यू देयर इज इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, ठीक है, दैट मींस वहां पे डब्ल्यूबीसी ज्यादा रश करते हैं, वहां पे मैक्रोफेजेस न्यूट्रोफिल्स वो ज्यादा वहां पे रश करते हैं। अब उनकी वजह से क्या होता है, जब अगर आपको पता होगा नॉर्मल इन्फ्लेमेशन का मैकेनिज्म क्या होता है, तो वहां पे जब ये डब्ल्यूबीसी रश करते हैं, ये वहां पे वेजोडाइलेशन कराते हैं टू इंक्रीज द ब्लड फ्लो, ठीक है, और साथ साथ में देयर आर चेंजेस इन द परमेबिलिटी, देयर इज इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी, ठीक है, ये इन्फ्लेमेशन में ही होता है। तो उस वेजोडाइलेशन की वजह से, चूंकि वेजोडाइलेशन हो रहा है, तो देयर में भी हाइपोटेंशन बिकॉज ऑफ दैट, ठीक है, ब्लड प्रेशर उतना मेंटेन नहीं रह पाएगा, एंड वो जो कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, दैट मींस कंटेंट वो जो वहां पे फ्लूइड होगा दैट विल कम इनटू द इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, हम बोलेंगे देयर विल बी इंटरस्टिशियल एडिमा बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कैपिलरी परमेबिलिटी। अब अगर इंटरस्टिशियल एडिमा हो रहा है, जो वहां पे फ्लूइड था वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आ रहा है या इंटरस्टिशियल कंपार्टमेंट्स में आ रहा है, तो उसकी वजह से वो जो ब्लड वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली देयर विल बी डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि वहां पे इंटरस्टिशियल एडिमा हो रहा है, तो देयर विल बी डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम। एंड यहीं पे अगर हम देखेंगे डायग्नोसिस में, क्योंकि यहां पे डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम आ रहा है, तो हेमाटोक्रिट जो होगा वो हमें उसकी लेवल जो है वो हमें इंक्रीज मिलेगा, हेमाटोक्रिट हमें इंक्रीज मिलेगा। अब चूंकि ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो हेमाटोक्रिट हमारा इंक्रीज मिलेगा हमें। साथ में आप यहां पे ही देख सकते हैं कि चूंकि वेजोडाइलेशन की वजह से हमें हाइपोटेंशन होगा, ठीक है, और यहां से जो ये ब्लड वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, ये भी हाइपोटेंशन का एक कॉज है, इसकी वजह से फर्दर हाइपोटेंशन होगा। अब जब हाइपोटेंशन हो जाएगा, दिस हाइपोटेंशन विल एक्टिवेट द बैरो रिसेप्टर्स, ठीक है, जो हमारे रिसेप्टर्स होते हैं, तो बैरो रिसेप्टर्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे बिकॉज ऑफ हाइपोटेंशन। अल्टीमेटली दे विल सेंड सिग्नल्स टू द दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो
इंक्रीज द हार्ट रेट, ठीक है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को सिग्नल्स जाएंगे, दे विल एक्टिवेट द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दिस हाइपोटेंशन विल एक्टिवेट baroreceptors, they will send signals, or we will say that they will stimulate the sympathetic nervous system to increase the heart rate, क्योंकि हाइपोटेंशन है, ब्लड वॉल्यूम कम है, ठीक है, तो हार्ट रेट उसको बढ़ाना पड़ेगा टू इंक्रीज द ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक आउटपुट। सो हम बोलेंगे कि जो हमें यहाँ पे सिम्टम्स नजर आएंगे, इट विल बी, वन विल बी हाइपोटेंशन एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड हार्ट रेट, बिकॉज हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो हम बोलेंगे ये जो यहाँ पे हाइपोटेंशन है और डिक्रीज्ड ब्लड वॉल्यूम है, इसको ठीक करने के लिए हमारा जो हार्ट रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। अनदर सिम्टम इज फीवर, ठीक है। तो हमने देखा जब वहां पे डैमेज हो जाता है टिश्यू, देयर इज रिलीज ऑफ साइटोकाइन्स, वहां पे जो WBCs आ रहे हैं, मैक्रोफेज आ रहे हैं, ठीक है, तो दे रिलीज a heaps of cytokines which ultimately stimulate hypothalamus to increase the temperature, क्योंकि बॉडी को ऐसा लगता है कि जब वहां पे टिश्यू डैमेज होता है, बॉडी को लगता है शायद कोई फॉरेन इन्फेक्शन आ गया, कोई पैथोजन आ गया, सो बॉडी हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करती है टू इंक्रीज द टेम्परेचर टू किल दैट बैक्टीरिया। सो बाहर हमें क्या दिखेगा, बाहर हमें फीवर दिखेगा, एंड बिकॉज ऑफ द रिलीज ऑफ दीज साइटोकाइनेस, ठीक है, दीज साइटोकाइनेस आल्सो स्टिमुलेट बोन मैरो, ठीक है, दे आल्सो स्टिमुलेट बोन मैरो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ WBCs, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है शायद इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फेक्शन होगा, पैथोजन होगा, कोई फॉरेन बॉडी होगी, सो दे आल्सो स्टिमुलेट बोन मैरो टू इंक्रीज द WBC। सो हमें अगर हम CBC करेंगे ऑन डायग्नोसिस, वहां पे हमें ल्यूकोसाइटोसिस भी मिलेगा, ठीक है, एंड also these release of cytokines, they also stimulate liver, ठीक है, to release the C-reactive protein or increase the production of C-reactive protein, which is usually we will say produced in response to inflammation, whenever there is inflammation। so क्योंकि वहां पे inflammation होगी तो also there will be increase in C-reactive protein। another is ARDS, acute respiratory distress syndrome, ठीक है। बहुत रेयर केसेस में क्या होता है कि इट इज अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, कि क्या होता है कि ये जो डैमेज होता है या ये जो इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है, तो ये यूजुअली बहुत रेयर केसेस में लोकलाइज्ड नहीं रहती है, ठीक है। अगर ये वाइड स्प्रेड, मतलब इसमें और भी सिस्टम्स या और भी ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, जैसे ये यूजुअली इंपैक्ट करता है नियर बाई टिश्यूज। अब अगर बाई एनी चांस, वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन के, इसमें अगर हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, फॉर एग्जांपल जो हमारे लंग्स है, वो इसमें इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, तो वहां पे भी वही सारी चीजें होंगी, वहां पे भी वही लाइक वेजोडाइलेशन हो जाएगा, वहां पे भी वही इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली उन चेंजेस की वजह से, फॉर एग्जांपल इफ देयर इज इंक्रीज इन कैपिलरी परमेबिलिटी, देयर विल बी पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। अगर पल्मोनरी एडिमा हो जाएगा तो दैट मे लीड टू ARDS, बट दिस इज अ वेरी रेयर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अनदर इज, अगर यही इंक्रीज परमेबिलिटी, ये जो चेंजेस हो रही है, अगर ये एब्डोमेन में हो जाएंगे, ठीक है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, देयर विल बी एडिमा इन द एब्डोमेन ऑब्वियसली, सो देयर कैन बी एसाइट्स, ठीक है, तो ये भी एक सिम्टम हमें दिख सकता है। एंड वन मोर थिंग जो मैं आपको बोलना भूल ही गया, कि अगर जब हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वो मैंने ऑलरेडी समझाया आपको कैसे हमारा ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज होता है, ठीक है। दैट मींस अगर ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज है तो देयर विल बी डिक्रीज परफ्यूजन टू किडनीज, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर लेस परफ्यूजन है या डिक्रीज परफ्यूजन है टू किडनीज, सो जो हमारा GFR होगा वो भी डिक्रीज होगा, ठीक है। उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसकी वजह से एक्यूट किडनी इंजरी हो सकती है। एंड इन डायग्नोसिस हम देखेंगे इन KFT, हम क्या देखेंगे, देयर विल बी इंक्रीज्ड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड देयर विल बी इंक्रीज्ड क्रेटिनिन लेवल्स, ठीक है। डायग्नोसिस में जब हम KFT करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे देयर विल बी इंक्रीज इन BUN और देयर विल बी इंक्रीज इन क्रेटिनिन। बिकॉज कैसे होता है वो मैं आपको यहां पे समझा रहा हूं कि ब्लड वॉल्यूम कम होगा तो परफ्यूजन कम हो जाएगा किडनीज को, तो दैट में लीड टू डिक्रीज्ड GFR एंड अल्टीमेटली टू एक्यूट किडनी इंजरी। तो हम ये चीजें पे डायग्नोसिस में देख सकते हैं। In some cases where there is extensive hemorrhagic necrosis of the pancreas, उनमें क्या होता है, उनमें because of that necrosis of hemorrhagic necrosis, उनमें purplish discoloration आ जाता है of the flanks। अगर flanks में आ रहा है तो it is called a Turner's sign, and अगर यही purplish discoloration आ रहा है in the near the periumbilical area, it is called Cullen's sign। So as you can see in the picture, first one is Cullen's sign and second one is Gray Turner's sign। So these signs are because of extensive hemorrhagic necrosis of the pancreas।
अगर हम डायग्नोस्टिक एवेलुएशन की बात करेंगे तो इसमें हम यूजुअली सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करते हैं वगैरह, ठीक है। उसमें हम देखते हैं कि इससे पहले कोई एपिसोड तो नहीं हुआ है पैंक्रियाटाइटिस का, या हिस्ट्री ऑफ पैंक्रियाटाइटिस तो नहीं है। उसके बाद हम फिजिकल एग्जामिनेशन पे आते हैं, वहाँ पे हम डिफरेंट साइंस एंड सिम्टम्स देखते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़े, वो हम पेशेंट में देखते हैं कि उनमें कोई प्रेजेंट तो नहीं है। उसके बाद जब हम लेबॉर्ट्री टेस्ट्स पे आते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सीबीसी करते हैं तो सीबीसी में हमें क्या कंप्लीट ब्लड काउंट जो होगा उसमें जो डब्ल्यूबीसीज होंगे वो हमें रेज्ड मिलेंगे, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया कैसे वो रेजर होते हैं। अगर हम लाइक सीरम एमाइलेस एंड लाइपेस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि सीरम एमाइलेस एंड लाइपेस लेवल्स आर एलिवेटेड, यूजुअली दे आर एलिवेटेड विद इन द 24 आवर्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ द सिम्टम्स। सीरम एमाइलेस यूजुअली रिटर्न्स टू नॉर्मल विद इन 48 to 72 आवर्स, बट ये जो सीरम लाइपेस लेवल्स होती है दे मे रिमेन एलिवेटेड फॉर ए लॉन्गर पीरियड, ऑफन डेज लॉन्गर देन एमाइलेस, ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा वो एलिवेटेड ही रहते हैं। एंड यूरिनरी एमाइलेस लेवल्स आल्सो बिकम एलिवेटेड एंड रिमेन C-reactive protein levels may be increased, ASR may be higher. We have to look for serum electrolytes. We have to look for blood glucose because it is related to pancreas. We have to look for renal function test, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उसमें क्या होता है, लेस परफ्यूजन टू किडनी होता है, उसकी वजह से जो डिक्रीज्ड GFR होता है उसमें देयर में बी इंक्रीज इन ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इन क्रेटिनिन लेवल्स, ठीक है। तो वी कैन ऑल्सो डू लिवर फंक्शन टेस्ट, जिसमें ऑलरेडी मैंने आपको वो भी बताया कि उसमें लिवर इंजरी हो सकती है बिकॉज ऑफ द बिल्डअप ऑफ बाइल। उसकी वजह से जब लिवर इंजरी हो जाएगी तो देयर मे बी इंक्रीज्ड लेवल्स ऑफ AST एंड ALT। In imaging, we will be doing abdominal ultrasound to look for gallstones and pancreas inflammation. Like we will be doing right upper quadrant ultrasound where we will look for stone or ductal dilation. We will be also doing CT scan to look for gallstones and assess the extent of pancreas inflammation. We will be doing MRI, and we will be doing a special type of MRI which is known as MRCP, magnetic resonance cholangiopancreatography, ठीक है। It is a special type of MRI which produces detailed images of hepatobiliary and pancreatic systems, ठीक है। Also we can do ERCP that is used for both diagnostic as well as therapeutic। पहले हम उससे विजुलाइज भी कर सकते हैं, अगर वहाँ पे गॉल स्टोन्स प्रेजेंट होंगे तो उनको हम रिमूव भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी आल्सो डूइंग एब्डोमिनल एक्सरे, जहाँ पे हमें डायलेशन ऑफ स्मॉल बाउल दिखाई देगा अगर वहाँ तक इन्फ्लेमेशन हुई होगी, ठीक है। तो जिसको हम वो जो डायलेशन ऑफ स्मॉल बाउल होता है उसको हम सेंटिनल लूप भी बोलते हैं, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी विल बी आल्सो डूइंग स्टूल टेस्ट्स in case of chronic pancreatitis to measure the levels of fat that could suggest that our digestive system is not absorbing nutrients adequately. अब अगर हम ट्रीटमेंट की बात करेंगे दोस्तों, जो हमारा गोल ऑफ ट्रीटमेंट होगा इट विल बी एग्रेसिव सपोर्टिव केयर। वी हैव टू डिक्रीज द इन्फ्लेमेशन, वी हैव टू लिमिट द सुपर इन्फेक्शन, ठीक है। वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड ट्रीट कॉम्प्लिकेशंस ऑफ पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। एंड वी हैव टू ट्रीट द कॉज, वी हैव टू आइडेंटिफाई द कॉज एंड ट्रीट दैट कॉज if possible. In management, what we do, we give intravenous fluids such as crystalloid electrolytes such as calcium and magnesium to replace the losses, or we give colloid solutions if the patient experiences hypovolemic shock. Blood or blood products may also be ordered if the patient has massive blood loss from hemorrhage. We give analgesics to the patient to relieve his or her pain. Also, we can give antibiotics if there are any evidences of infection. Additional drugs which we can give is sodium bicarbonate to reverse the acidosis caused by shock, and we can also give regular insulin to combat the hyperglycemia. As we know that in this condition patient cannot eat or drink because of small bowel distension, abdominal distension, and so many reasons. Because of that, pancreas and gastrointestinal tract are at rest usually, and if vomiting occurs, a tube must be placed through the nose into the stomach, which is known as NG tube, to remove fluid and air and to relieve the vomiting. इसके अलावा हम H2 ब्लॉकर्स एंड प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे सकते हैं टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड, बिकॉज फूड में स्टे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ द डिस्टेंशन, बिकॉज ऑफ द स्मॉल बाउल डिस्टेंशन, तो बहुत टाइम तक फूड स्टोमक में ही रह सकता है, तो वी हैव टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड प्रोडक्शन. वी कैन ऑल्सो गिव सोमैटोस्टैटिन टू inhibit the pancreatic secretions. We can also give respiratory support if there is complication of ARDS or something else like that, so we have to give the oxygen therapy for that. And if the pancreatitis is so severe, we should admit the patient into the ICU.
सर्जिकल मैनेजमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ब्लॉकेज को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इफ़ इट इज़ ड्यू टू गॉल स्टोन्स तो हम एक प्रोसीजर करते हैं जिसका नाम है ARCP। उसके थ्रू हम इन गॉल स्टोन्स को वहाँ से रिमूव करते हैं। सेकेंड थिंग वी डू इज़ कॉलेसिस्टेक्टमी। अगर बहुत ज़्यादा गॉल स्टोन्स वहाँ पे प्रोड्यूस हो रही है, एज वी नो दीज गॉल स्टोन्स आर यूजुअली इन द गॉल ब्लेडर, सो व्हाट वी डू, वी रिमूव द होल गॉल ब्लेडर, विच इज़ दैट प्रोसीजर इज़ नोन एज, और दैट सर्जरी इज़ नोन एज कॉलेसिस्टेक्टमी। ठीक है। उसके अलावा हम क्या करते हैं, वी डू द एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स टू ड्रेन द फ्लूइड। जो अंदर फ्लूइड बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है उसकी वजह से जो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, वी जस्ट ड्रेन दैट फ्लूइड दैट हैज़ कलेक्टेड इन एंड अराउंड द पेंक्रियाज, चाहे वो पेंक्रियाज के अंदर है या जो पेंक्रियाज के अराउंड जितने भी स्ट्रक्चर्स है, अगर वहाँ पे भी फ्लूइड ज़्यादा बढ़ रहा है तो थ्रू डिफरेंट एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स वी हैव टू रिमूव दैट फ्लूइड। इसके अलावा हम कुछ और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स करते हैं जिनके थ्रू हम वाइडनिंग ऑफ डक्ट्स करते हैं, क्योंकि ये डक्ट्स नैरो हो गए होते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन और सम अदर कॉज, तो हम इनकी वाइडनिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैथेटर। तो उसके बाद जब हम इनकी वाइडनिंग करते हैं, हम एक स्टंट वहाँ पे प्लेस करते हैं आफ्टर वाइडनिंग टू स्टॉप द डक्ट फ्रॉम नैरोइंग बैक। इसके अलावा हम पैंक्रियाटेक्टमी और एक सर्जरी करते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, वी जस्ट रिमूव द पार्ट और होल पैंक्रियाज। यूजुअली ये वाली सर्जरी हम क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में करते हैं, जहाँ पे जो पैंक्रियाटिक मास या पैंक्रियाटिक टिश्यू होता है उसकी नेक्रोसिस हुई होती है, वो बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ होता है। तो बेस्ड ऑन डैट कि कितना अमाउंट ऑफ टिश्यू डैमेज हुआ होता है, हम उतना अमाउंट ऑफ टिश्यू वहाँ से रिमूव करते हैं। इफ़ वी विल लुक एट द नर्सिंग मैनेजमेंट, सो हम क्या नर्सिंग डायग्नोसिस वहाँ पे देखेंगे, इट विल बी एक्यूट पेन एंड डिस्कम्फर्ट रिलेटेड टू एडिमा, डिस्टेंशन ऑफ द पैंक्रियाज, पेरिटोनियल इरिटेशन एंड एक्सेस स्टिमुलेशन ऑफ द पैंक्रियाटिक secretions. There can be fluid and electrolyte disturbances related to hypovolemic shock. There can be ineffective breathing pattern related to splinting from severe pain, pulmonary infiltrates, pleural effusion. There can be imbalanced nutrition, less than body requirements related to inadequate dietary intake and vomiting.